हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है। और अपनी सेफ्टी भी रखिएगा, अपने पास सैनिटाइजर मास्क। जब भी आप लोग बाहर जाए तो इन चीज़ों का यूज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस बार भारत में सबसे ज़्यादा केसेस हैं। लास्ट ईयर तो फिर भी भारत वालों ने बहुत कुछ किया था अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन इस बार भारत में सबसे ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए अपनी अपनी और अपनी फैमिली दोनों की सेफ्टी रखिएगा। घर से बाहर कम जाइएगा, अगर ज़रूरी होगा तो ही जाइएगा, अन्यथा अपने घर पर रहकर आराम से पढ़ाई कीजिएगा। 2-3 महीने हैं आप लोगों के पास, इन चीज़ों को आराम से कीजिएगा। आप लोगों को जितना पॉसिबल होगा यहाँ से हर चीज़ आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है। और जिन लोगों को सीटेट यूपीटेट पूरा ही करना है, उन लोगों के लिए अलग से कोर्स है यहाँ पे, जो पूरा सीटेट यूपीटेट आपको पूरा का पूरा कराया जाएगा जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। पूरे प्रीवियस पेपर क्वेश्चन होंगे, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन इतने होंगे कि आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। ठीक है। आप लोगों को हिस्ट्री की यहाँ पे अभी वीडियो स्टार्ट कर रखी है, हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है। कुछ ही दिनों में आप लोगों का हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट दूसरा सब्जेक्ट आपकी ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे, और साथ में ज्योग्राफी भी। ठीक है। और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जितना हो सके उतना इसे शेयर कीजिए। इससे पहले हम लोगों ने आपको सारा टीपू सुल्तान, मैसूर जो साम्राज्य था, हैदराबाद, ये छोटे छोटे से प्रांत थे, ये सारे कंप्लीट घर करा दिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आधुनिक भारत, जिसमें आपकी कंपनियां स्टार्ट हो जाएंगी। पुर्तगीज़, अंग्रेज़, डेनिश, डच, फ्रांसीसी, इन सब का आगमन आना शुरू हो जाता है यहाँ पे, कि सबसे पहले कौन आया था, सबसे बाद में कौन आया था, और सबसे लंबे समय तक कौन रहा, किसने यहाँ पे इस भारत की खोज की थी और क्या किया था। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अब मिलने स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप लोगों को जितने भी गवर्नर जनरल है, वाइस राय है, इनकी सारी डिटेल आप लोगों को बता दी जाएगी, किसके काल में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पुर्तगाल। पुर्तगाल भारत में सबसे पहले आए थे। पहले इस चीज़ को हो सकेगा तो सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको लिखने की बजाय आपको सुनने से भी हो जाती है। आप ये देखिए कि सबसे पहले जो भारत की खोज की थी या फिर दूसरे देशों की खोज करने वाले पुर्तगाली थे, जिन्हें पुर्तगीज़ कहते हैं। ये कहते हैं कि सबसे पहले जो पुर्तगाली थे या यूरोपीय यात्री थे, वास्को डी गामा, इन्होंने क्या करा, 90 दिन की समुद्री यात्रा की थी, और 1498 ईस्वी को कालीकट भारत यानी कि समुद्र तट पर ही उतरे थे। क्योंकि इससे पहले क्या था, आपका दूसरा व्यक्ति था, वो भी कौन था, पुर्तगाली था, जिसने किसकी, अमेरिका की खोज की थी। ठीक है। यहाँ पे हम भारत की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या था। ठीक है। क्योंकि आपके वास्को डी गामा से पहले कोलंबस थे, बार्थोलम्बस थे, यानी कि 2-3 ऐसे व्यक्ति थे जो पुर्तगाली थे, यहाँ पे आए थे। जो आपका वास्को डी गामा था वो भी पुर्तगाली था, लेकिन यूरोपीय यात्री था वो। 90 दिन की यात्रा की के बाद ये 1498 ईस्वी में भारत आया था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाल। ठीक है। और ये कौन था, ये आया था आपका वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आया था, 1498 ईस्वी को आया था कालीकट। कालीकट कहाँ है, आपसे पूछ सकता है कालीकट कहाँ है। कालीकट है आपको केरल। कालीकट पड़ता है आपका केरल। वहाँ पे कौन आया था, वहाँ पे आपका वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में। कालीकट समुद्र तट पर ये उतरा था। कौन, वास्को डी गामा। कौन था, पुर्तगाली था। कालीकट जैसे ही यहाँ पे उतरा तो यहाँ पे जमोरिन एक शासक था, उसने इस वास्को डी गामा का स्वागत किया था। किसने, अगर आपसे पूछ ले कि केरल में किसका शासक चल रहा था, जब चल रहा था जमोरिन, ये हिंदू शासक था, और इसी ने जो यहाँ पे पुर्तगाली था वास्को डी गामा, इसका भव्य स्वागत किया था। क्योंकि दिखाया गया है कि जब वास्को डी गामा केरल पहुंचा था तो जमोरिन ने उसका बहुत बड़ा स्वागत किया था, एक समारोह भी किया था। तब फिर क्या हुआ, फिर जब समारोह हुआ तो उसका पूरा तरह स्वागत किया गया। इसका वर्णन वास्को डी गामा ने भी किया था जाने के बाद अपने यहाँ। ठीक है। अब फिर दोबारा अगर आपसे पूछे कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आता है।
ठीक है। और जमोरिन ने क्या किया था, जमोरिन ने इसका बहुत ही भव्य स्वागत किया था, समारोह था यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद वास्को डी गामा दोबारा कब आया था भारत, 1502 ईस्वी में आया था। और ये वास्को डी गामा के बाद दूसरी बार भारत आया था कब, 1502 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पे भारत आने वाला दूसरा यात्री कौन था, पुर्तगाली। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो पुर्तगाली था। दूसरा यात्री कौन था, दूसरा था यहाँ पे पेड्रा, पेड्रा अल्ब्रेज। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरा पुर्तगाल व्यक्ति था जो आपसे पूछ सकता है। सबसे पहला कौन था, वास्को डी गामा। और अगर दूसरे की बात करेगा 1502 ईस्वी में दोबारा वास्को डी गामा आया था। लेकिन वास्को डी गामा के बाद कौन आया था, पेड्रो अल्ब्रेज आया था, जो सेकंड आपका पुर्तगाली ही था। पुर्तगालियों का एक उद्देश्य कैसा था, जैसे कि अगर आपसे पूछते हैं अंग्रेजों का भारत में आने का उद्देश्य क्या था, सिर्फ वहाँ एक ही चीज़ आती है कि सिर्फ उनका व्यापार करना था, ना कि भूभाग हड़पना या भूभाग पे अपना शासन करना। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में तो वहीं पे ही व्यापार हो गए, वहीं पे ही भूभाग होगा, वहीं पे ही भारत हो गया, सारा का सारा भारत ही उनका हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या क्या जो पुर्तगालियों के थे, इसी तरीके से उनके उद्देश्य पूछ सकते हैं कि उनका उद्देश्य क्या था। आपसे अगर पूछेगा कि उद्देश्य में क्या था, अरबों और वेनिस जो भारत व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना, यानी कि वो चाहते थे कि जो दूसरे अरब देश हैं उनसे क्या करें, हम यहाँ पे भारतीयों का भारत में जो व्यापार करते थे उसका प्रभुत्व समाप्त कर दे और अपने धर्म को, अपने धर्म यानी कि अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर दे। तो इसलिए आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन लोग यानी कि ईसाई धर्म रहे और सबसे ज़्यादा चर्च भी वहीं पे ही है। ठीक है। आपसे अगर पूछ लेगा, ये इसी तरीके से है कि ईसाई धर्म का प्रचार करना, ये सारे काम इन्होंने किए थे। और पुर्तगाली साम्राज्य यानी कि सामुद्रिक साम्राज्यों को एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया। ठीक है। अगर आपसे पूछे इनका उद्देश्य क्या था, इनका सिर्फ सीधा सीधा एक एम था, क्या था इनका, ईसाई धर्म का प्रचार करना। ठीक है। और इनके सामुद्रिक साम्राज्य को क्या कहा था इन्होंने, इन्होंने सामुद्रिक साम्राज्य को कहा था एस्तादो द इंडिया। ठीक है। ये इनके दो काम थे। सबसे पहला इनका उद्देश्य क्या था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। दूसरा इनका साम्राज्य था एस्तादो द इंडिया। ये इसके सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य थे। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो पुर्तगाली थे 1503 ईस्वी में सबसे पहला दुर्ग कहाँ बनाया था, कोचीन में। क्यों, क्योंकि केरल कालीकट पे तो ये आए थे, वहीं कोचीन में इन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहला अपना दुर्ग बना दिया। फिर अब उसके बाद स्टार्ट होते हैं आपके यहाँ आने वाले पुर्तगाली वायसराय की, जिसमें से आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में आपको पढ़ना भी है यहाँ पे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था। सबसे पहला आता है अल्मेडा। ठीक है। सबसे पहले कौन आता है, अगर आपसे पूछे कि पुर्तगालियों का सबसे पहले आने वाला वायसराय कौन था, वो था अल्फांसो डी अल्मेडा। ठीक है। अल्मेडा की सबसे सिर्फ एक ही चीज़ फेमस है, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने किया था ब्लू वाटर पॉलिसी। इनकी ये एक नीति थी, उसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। अगर आपसे पूछेगा कि पुर्तगालियों या फिर ये ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी, पुर्तगालियों की थी, डच की थी, फ्रांसीसी की थी, डेनिश की थी, तो पुर्तगालियों की थी। पुर्तगालियों में से कौन से वायसराय की थी, अल्मेडा ये वायसराय था जो पहले भारत आया था, पुर्तगाली वायसराय, और इसी की नीति को कहा जाता था ब्लू वाटर पॉलिसी। उसके बाद अब दूसरा आता है, दूसरा कौन आता है, अल्फांसो डी अल्ब्रुक। दूसरा कौन आता है, अल्बुबर्ग। ये आता है दूसरा। अब इस ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया था, ये क्या था, इसका वास्तविक संस्थापक था। इसी की सब नीतियाँ, इसी के कारनामे, यानी कि इसने यहाँ पे क्या किया, बहुत सही काम किए थे इन्होंने क्या कर दिया, अपनी बस्तियाँ बसा दी, कोई बहुत सारे उद्देश्य लेकर आए, शादी करवा दी सबकी। क्यों, अपने धर्म प्रचार के लिए। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो अल्बुबर्ग था वो 1509 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था, 1509 ईस्वी में भारत आया था। और इसने क्या कर दिया, इसे ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है।
क्या कहते हैं इसे, वास्तविक संस्थापक इसी को कहा जाता है। और अल्ब्रुक ने भारत की पुर्तगालियों में संख्या को बढ़ाने के लिए क्या किया, इनकी यहाँ की महिलाओं के साथ विवाह करने को किया। यानी कि इसने क्या कर दिया, विवाह की नीति। क्यों, ताकि मैं अपने पुर्तगालियों को यहाँ पे बढ़ावा दे सकूँ, पुर्तगालियों की संख्या में बढ़ावा दे सकूँ। फिर इन्होंने क्या कर दिया, विवाहों को प्रोत्साहित कर दिया। उसके बाद इसने क्या करा, अल्ब्रुक ने 1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी में बीजापुर का शासक था यहाँ, कौन, आदिल शाह यूसुफ। इससे क्या किया, इससे गोवा जीत लिया इसने। ठीक है, इसने क्या करा कि 1510 ईस्वी में बीजापुर का जो शासक था आदिल शाह यूसुफ, इससे क्या कर दिया, गोवा को जीत लिया था इसने। और फिर क्या हुआ कि भारत आए थे कौन, पुर्तगाली। इसके बाद आया था नीनो, क्योंकि इससे पहले इनकी राजधानी केरल में थी। और दूसरी जब इन्होंने गोवा जीत लिया था 1510 ईस्वी में, शांति को बढ़ावा दे दिया था, ये सारी चीज़ कर दिया, अपना प्रचार प्रसार कर दिया, अपनी यहाँ पे बस्तियाँ बनवा दी। इसके लिए इन्होंने बहुत काम किए। दूसरी बात इन्होंने क्या करा, उसके बाद आप लोगों का तीसरा कौन आता है, अल्ब्रुक के बाद आता है नीनो डी कुन्हा। ये तीसरा आता है नीनो डी कुन्हा। अब ये क्या करता है, ये सबसे पहले तो एक ही काम करता है, पुर्तगाली ही था ये। इसने क्या कर दिया, अपनी राजधानी जो केरल कोचीन में थी इनकी राजधानी, उसको हटाकर गोवा कर दी। अब इन्होंने क्या कर दिया, अपनी राजधानी कोचीन से हटाकर कहाँ कर दी, गोवा क्या कर दी, अपनी राजधानी कर दी। ठीक है, और इन्होंने अपनी बहुत सारी बस्तियाँ बनाई, जैसे कि गोवा, ब्राज़ील, बंगाल और आपकी दमन व दीव, इनमें क्या कर दिया, अपनी बस्तियों की स्थापना कर दी। उसके बाद भी और भी व्यक्ति आए, जैसे जीवा आए, ये इम्पोर्टेंट नहीं थे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कर दिया कि अपने जहाज़ों से भी वसूली करनी शुरू कर दी। फिर इनका एक क्या काम था, ये कार्टोज अल्मेडा काफिला, ये एक पद्धति थी जो भारतीय और अरबी जहाज़ों को कार्टेज या परमिट के बिना अरब सागर में वर्जित था आना। यानी कि इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे इन्होंने कार्टेज या परमिट कर दिया था, इसका नाम था कार्टेज अल्मेडा काफिला। ये इसके बिना यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कर दिया, इन्होंने अपने ज़्यादा क्रिश्चियन यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। प्रिंटिंग प्रेस भी ये लोग ही लाए थे। अगर आपसे पूछे कि पुर्तगालियों की क्या थी, इन्होंने क्या करा था कि प्रिंटिंग प्रेस भी यही लाए थे। और साथ में इन्होंने भारत में क्या किया था, तंबाकू की खेती की थी। उसके बाद जहाज निर्माण भी इन लोगों ने किया था। प्रिंटिंग प्रेस भी कब लाए थे, अगर आपसे पूछिए 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों ने बाद में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, 1556 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे जहाज़ का निर्माण करवाया, तंबाकू की खेती करी। भारत में इन्होंने काजू, बादाम और उसके साथ आप लोगों के अनानास, इस तरीके से रसीले फलों का भी इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आकर प्रचार प्रसार किया और इनकी खेती भी शुरू कर दी थी यहाँ पे। फिर उसके बाद पुर्तगालियों के बाद कौन आता है, डच आते हैं। फिर दूसरे कौन आते हैं, डच। अब आपसे डच के बारे में क्यों नहीं पूछते इतने क्वेश्चन, क्योंकि डचों ने इतने ज़्यादा यहाँ पे अपना व्यापार नहीं किया। क्योंकि अब सबसे पहले या तो पुर्तगाली के क्वेश्चन पूछता है या फिर आपसे पूछेगा अंग्रेजों के बारे में। अब डच में कौन आता है, डच में क्या किया कि संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने स्थापना कर दी। कब, 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना कर दी यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या करे, भारत और पूर्वी देशों में आए, व्यापार किया, कुछ आक्रमण करने पड़े, विजय प्राप्त की। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ समय तक ये रहे और सबसे ज़्यादा ये मसाले का व्यापार करते थे। जैसे आप लोग का अगर पुर्तगाली की बात करें तो पुर्तगाली यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिर्फ ऐसे ही आए थे कि भारत की खोज करने के लिए आए थे। और ये भी करने आए थे क्योंकि उन लोगों ने सुना था कि एक ऐसा देश है जहाँ बहुत ही ज़्यादा संपन्न है, उन्हें वहाँ पे हर चीज़ मिल सकती है, क्योंकि और देशों से व्यापार बंद हो गया था। इसीलिए वो ये लोग यहाँ आए। और जब वो यहाँ आए तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे मसाले हैं। जब यहाँ पे मसाले लेकर गए और उन्होंने अपने देश में मसाले भेजे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा, एक तो होता है कि ज़्यादा मुनाफा ना, एक उन्हें होता था काफ़ी ज़्यादा मुनाफा। अगर कोई चीज़ यहाँ पे इन्होंने 50 यानी कि उसका 6-7 गुना उन्हें वो क्या होता था, लाभ होता था वहाँ पे।
ठीक है। इसी की वजह से फिर और लोगों को भेजा गया कि जाए देखिए कि क्या ये सच है, इसी तरीके से क्या व्यापार करते हैं वहाँ पे, क्या इसी तरीके से वहाँ पे भंडार है मसालों के। तो वहाँ पे क्या हुआ, फिर लोग आने शुरू हुए और भी पुर्तगाली आए, वायसराय आए, यहाँ पे पहले व्यापार के लिए आए, फिर उसके बाद यहीं बस गए। ठीक है। इन्होंने क्या करा कि डचों की अगर बात की जाती है तो डचों में सिर्फ 1605 ईस्वी के यहाँ पे क्या होते हैं, मसूलीपट्टनम में फर्स्ट कारखाना बना था। सिर्फ इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन डच से नहीं पूछे जाते। सिर्फ यही पूछते हैं कि डचों ने 1605 ईस्वी में कहाँ फर्स्ट कारखाना खोला था, तो इन्होंने खोला था मसूलीपट्टनम में प्रथम कारखाना खोला था, कारखाना। ठीक है। इसके साथ में सिर्फ एक चीज़ और पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, इनके सिक्कों का प्रचलन बहुत था। और सिक्के कौन से थे, इनके सिक्के थे पैगोडा। ठीक है। ये स्वर्ण से निर्मित थे, स्वर्ण से निर्मित, यानी कि डच ने पुलिकट में अपने स्वर्ण से निर्मित पैगोडा के सिक्कों का प्रचलन भी इन्होंने किया था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इनके बीच में, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज और डच थे। अब अंग्रेज आने से पहले यहाँ पे व्यापारी कौन थे, डच थे। उनको लगा कि यहाँ पे तो डच व्यापार करेंगे, तो इन्होंने क्या करा, अंग्रेजों ने डचों के साथ ही युद्ध कर लिया। अब यहाँ देखिए, डच अंग्रेज़ों के बीच में एक युद्ध होता है 1759। ईस्वी में। उस युद्ध का नाम क्या होता है, बेदरा का युद्ध। ठीक है। ठीक है। अंग्रेज़ और डचों के बीच में ये लड़ाई होती है 1759 को, ये लड़ाई होती है बेदरा का युद्ध के नाम से। और यहाँ पे डच हार जाते हैं और उनका व्यापार यहाँ पे क्या हो जाता है, अलग हो जाते हैं। और जब डच असफल हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो फिर सीधे फिर कौन आता है, अंग्रेज़ आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कौन आएगा, ये चले जाते हैं भारत को छोड़कर, भारत द्वीप में अब व्यापार करने के लिए कौन आएगा, अंग्रेज़ लोग आएंगे। ठीक है। अंग्रेज़ों को पढ़ाने से पहले आपको जो छोटी सी चीज़ें, फ्रांसीसी है, जैसे फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी में कौन था, फ्रांस के सम्राट थे लुई 14वां। इनका शासनकाल चल रहा था। अब जब इनका शासनकाल चल रहा था तो इन्होंने क्या करा, इसका एक मंत्री था, मंत्री का नाम क्या था, इसके मंत्री का नाम था कॉलबर्ट। ये कौन था, लुई 14वां के मंत्री का नाम था कॉलबर्ट। इन्होंने क्या करा कि कॉलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछेगा कि फ्रांसीसी की स्थापना के शासनकाल कौन थे, लुई 14 था, मंत्री का नाम क्या था, मंत्री का नाम था आपका कौन सा, कॉलबर्ट। इन्होंने क्या करा था, इसकी स्थापना की थी। इससे ज़्यादा और यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि बस उसके बाद फिर आपके जो कर्नाटक के युद्ध होंगे वो आपको अलग से कराएंगे, क्योंकि इसके साथ ना ही करें तो अच्छा होगा। इसके साथ आप लोग से भी छोटी सी चीज़ें पढ़िए। उसके बाद आपको डेन के बारे में बताते हैं। डेन में क्या होता है कि 1616 ईस्वी में इस डेनमार्क में इसकी स्थापना की गई थी। वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की अपने मतलब डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 ईस्वी में। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और उसके बाद इनका व्यापारी केंद्र जरूर पूछ सकता है, क्योंकि इनका व्यापारिक जो आपका केंद्र की बात करेंगे तो उसका नाम था सेरामपुर। ये इनका व्यापारी नाम था। अगर आपसे सीरीज पूछिए तो सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाल आए, फिर कौन आया, डच आए, फिर कौन आया, अंग्रेज़ आए, फिर कौन आया, डेन आए, फिर कौन आया, फ्रांसीसी आए। ठीक है। अगर आपसे ये सीरीज़ पूछेगा तो ये सीरीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर उसके बाद डच, फिर उसके बाद अंग्रेज़, फिर उसके बाद डेनिश, फिर उसके बाद फ्रांसीसी। ये आपका भारत में आने का इनका क्रम है कि पहले कौन आया फिर कौन आया। इसलिए आपको सबसे पहले फ्रांसीसी, डेन्स, और उसके बाद में डच, और फिर पहले पुर्तगाली, इनके बारे में पढ़ाया गया, क्योंकि अंग्रेज़ बहुत बड़े हैं, आप उन्हें में भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे। लेकिन अंग्रेज़ पढ़ने से पहले आप इनके युद्ध जरूर पढ़िएगा एक बार। सबसे पहले अगर हम युद्ध की बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं फर्स्ट कर्नाटक युद्ध। ठीक है। ये फर्स्ट कर्नाटक युद्ध था 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी के बीच में, और ये बीच में किसके था, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के। ठीक है। ये था आपके अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध था।
इन्होंने क्या करा, अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी जारों पर अधिकार कर लिया था और बदले में फ्रांसीसी का जो गवर्नर था उसका नाम था ला बर्तुन्ने। इसके सहयोग से डुप्ले ने मद्रास के यहाँ पे, इन्होंने क्या करा कि यहाँ पे डुप्ले था, डुप्ले ने क्या करा कि मद्रास के गवर्नर थे यहाँ पे, उसको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। यानी कि यहाँ पे दो तरीके से युद्ध चल रहा था, एक अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में वहाँ पे, और भारत में भी युद्ध चल रहा था, कर्नाटक का युद्ध इसे कहा गया था। अब यहाँ पे डुप्ले था और डुप्ले ने यहाँ पे जो मद्रास था उसके गवर्नर को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। ठीक है, और इसी के युद्ध को सेंट थोमे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्या था, कर्नाटक का यहाँ पे नवाब था अनवरुद्दीन। अगर आपसे पूछेगा कि फ्रांसीसी सेना ने सेंट थोमो के युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है, कौन सा, जो आपका पहला युद्ध होता है कर्नाटक का, जो फर्स्ट युद्ध होता है 1748 ईस्वी में, 1748 ईस्वी में, इसी को कहा जाता है दूसरे नाम से सेंट थोमो। सेंट थोमो के नाम से यहाँ कहा जाता है, और उसमें यहाँ का सेनापति कौन था फ्रांसीसियों का, उसका नाम था आपका डुप्ले। ये फ्रांसीसियों का सेनापति था, उसका नाम क्या था, डुप्ले। और डुप्ले ने ही सबसे पहले सहायक संधि की स्थापना की थी, उसके बाद ही आपके डलहौजी आते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है, यहाँ पे एक संधि हो जाती है। संधि कौन सी होती है, यहाँ एक संधि हो जाती है, संधि का नाम है ऑक्सो ला सैपेल। ये एक संधि हो जाती है, और ये संधि कैसे होती है, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है इसी के बीच में पहली संधि हो जाती है ऑक्सो ला सापेल। इस संधि के बाद भारत में क्या होता है, दोनों के बीच में जो संघर्ष हो रहा था वो भी समाप्त हो जाता है कर्नाटक के बीच में, और मद्रास कहाँ पहुँच जाता है, फिर से अंग्रेजों के पास चला जाता है। अब दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है, दूसरा कर्नाटक युद्ध। अब दूसरा कर्नाटक युद्ध कब होगा, 1749 से लेकर 1754 तक, 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक दूसरा कर्नाटक का युद्ध होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका कर्नाटक के नवाब होते हैं कि पद को लेकर संघर्ष चलता है, कि यहाँ पे भी चलता है और वहाँ पे फ्रांसीसियों का चलता है। यहाँ पे क्या करता है कि जो आपका चंदा साहब होता है उसने क्या करा, फ्रांसीसी डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया। अंग्रेज़ों के यहाँ पे व्यक्ति थे, नासिर जंग, ये लोग थे, इन्होंने समर्थन किया यहाँ पे दक्षिण भारत में अपनी प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे यहाँ पे। फिर उन्होंने क्या करा, इस युद्ध में जीत जाते हैं, डुप्ले की नीति होती है उसकी आलोचना की जाती है, इस तरीके से ये लोग यहाँ पे फिर भी हार जाते हैं। और ये एक क्या होता है कि क्लाइव ने इसे बंगाल में खोज लिया था। यहाँ पे आप ये देखिए कि डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास की तलाश कर भयंकर भूल की थी, क्योंकि यह माना जाता है कि उसने जो मद्रास की तलाश की वो सबसे गलत थी डुप्ले की। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे इतना पूछता है कि पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, संधि क्या होती, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, इसमें कोई संधि नहीं हुई, फिर तीसरा कर्नाटक का युद्ध होता है। तीसरा कर्नाटक का युद्ध होता है 1757 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक। ठीक है, 1757 से लेकर 1763 ईस्वी तक युद्ध होता है। और यहाँ पे कौन होता है, क्लाइव और वाटसन, ये लोग यहाँ आते हैं और चंद्रनगर पर अधिकार कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसी युद्ध की जो निर्णायक लड़ाई होती है अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के बीच में, उसे क्या कहा जाता है, वांडीवास। वांडीवास का युद्ध कहा जाता है, जो कि क्या था, सप्त था, यानी कि 7 साल तक चलने वाला युद्ध था ये। अब इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ और करी, उसी के बीच में 1763 ईस्वी में, 1763 ईस्वी में यहाँ पे पेरिस की संधि हो जाती है। ठीक है, 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हो जाती है। ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने कहा कि ठीक है हम संधि करते हैं, संधि में क्या करेंगे, सप्तवर्षीय युद्ध वो समाप्त हो जाता है। फिर क्या करते हैं कि जो फ्रांसीसी सरकार का असहयोग होगा, जो यहाँ पे क्या होगा, इंग्लैंड की नौसेना सर्वोच्च होगी, इन्होंने कहा यहाँ पे। उसके बाद कहा कि जो इनकी तुलना थी क्लाइव लॉरेंस, इसकी सूझबूझ भी बताई। उसके साथ इन्होंने कहा कि यहाँ पे शाही नियंत्रण होगा, यानी कि इन्होंने अपनी संधि में बहुत सारे फरमान जारी किए थे। इससे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, ज़्यादातर सिर्फ आपसे इतना पूछता है कि कर्नाटक का पहला युद्ध कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध क्या था, उसे किस नाम से जाना जाता है, पहला जो युद्ध हुआ उसमें कौन सी संधि हुई थी, या ऑक्सो ला सापिल कब संधि हुई थी, ये 48 में हुई थी, पेरिस की संधि कब हुई थी, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में हुई थी, 1763 ईस्वी को हुई थी। सप्तवर्षीय जो युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो गया था आपका वांडीवास का।
आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अब हम फिर उसके बाद आपको स्टार्ट करेंगे अंग्रेजी शासन ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि वो 1600 में ही इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कर दी थी और भारत में मुग़लों का शासन चल रहा था अकबर का। लेकिन कंपनियों की जो शुरुआत की गई थी, कारखानों की शुरुआत की गई थी, वो जहांगीर के काल में की गई थी। जहांगीर के काल में ही यहाँ पे वायसराय लोग, यानी कि यहाँ पे उनके दूत बनकर भारत में आने लगे थे, व्यापारियों की स्थापना करने लगे थे। ठीक है, पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन चीज़ों को बनाने के लिए, ताकि आप लोग भी घर बैठ के आराम से पढ़ लें। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सेशन पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।